Good evening, everyone, and a very warm welcome to all our viewers to our live show on the subject red flags of sports injury. Take them very seriously. Can we have the confirmation from any of our followers whether we are audible and visible? Anyone, please? Okay, so we have got the confirmation. Thank you very much. And I think it's now good to start today's session. So the basic motive of conducting this live session on this subject is to educate all our athletes, all our coaches and parents about different levels of injuries and how seriously they should be considered by an athlete in every situation. And so from this platform we always try to spread awareness for all the athletes on what to do if they have some injuries and which injuries should not be ignored in any case. So let's start with the introduction of today's participants of the live session conducted by ASC Sanskardham Sports Academy and Dr. Krunal Soni. Our first guest for the session is Dr. Krunal Soni, Hello. who is the Senior Consultant Sports Orthopedic Surgeon in Shelby Hospital. Welcome to Sanskardham, sir. Thank you. Our second expert, Dr. Hardik Patel, who is the physiotherapist in Sanskardham Sports Academy. Hello. Welcome to the session, sir. And our third expert, Ms. Lavanya Silsikar, who is the strength and conditioning coach in Sanskardham Sports Academy. Welcome to the live session, ma'am. And myself, Kapil Kotak, founder of ASC. I will be conducting the live session, and throughout the session I will be managing 3 social media handles. So कोई कभी मैं कुछ थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस लग रहा हूं तो काइंडली forgive me for that. So let's start today's session about our subjects red flags of sports injury. Take them very seriously. We will start with the questions, some of the questions. First we'll start with Dr. Sir. Dr. Sir, red flags का मतलब क्या होता है? सो रेड फ्लैग्स मतलब वो डेंजरस साइंस एंड सिम्टम्स जो सिग्निफाई करती है कि आपके बॉडी में या तो कोई सीरियस इंजरी है या डैमेज है. सो दैट इज वाई वी कॉल देम एज रेड फ्लैग्स. ओके. एंड कौन से स्पोर्ट्स इंजरीज प्रोन होते हैं? हम देखें तो जो स्पोर्ट्स में आपको बहुत तेजी से भागना है एंड ऑल्सो सडन चेंज ऑफ डायरेक्शन है. फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन एंड हमारे खुद के इंडिजिनस जो 2 स्पोर्ट्स है कबड्डी एंड खो खो, इनमें बहुत वायलेंस से आपको के अपोनेंट के टेरिटरी में रेड करना है एंड सडन ट्विस्टिंग ऑफ मूवमेंट्स है. तो इन स्पोर्ट्स में जिसमें दौड़ना भी पड़ता है, सडन डायरेक्शन चेंज है, इसमें वी सी अ लॉट ऑफ इंजरीज इन नी एंड इन एंकल्स. ओके. हार्दिक सर, प्री पार्टिसिपेशन स्क्रीनिंग कितना हेल्पफुल रहता है रेड फ्लैग्स इंजरी जो है साइन जो उसको प्रेडिक्ट करने के लिए? जी बिल्कुल कपिल जी. तो जैसे ही सर ने बताया कि आज का टॉपिक है कि रेड फ्लैग साइन, तो क्या उसको सर्टेन एस्पेक्ट के ऊपर आप उसको आइडेंटिफाइड कर सकते हो कि नहीं. तो जैसे प्री पार्टिसिपेशन स्क्रीनिंग स्पोर्ट्स में जब एथलीट्स को कंपटीशन फेज है या फिर वो पार्टिसिपेट कर रहा है कोई भी ट्रेनिंग में, तो एक वन टाइप ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट है ताकि वो एथलीट्स अपना ऑप्टिमम परफॉर्म कर सके. तो प्री पार्टिसिपेशन स्क्रीनिंग में डिफरेंट कंपोनेंट कवर होते, तो उसमें एंटायर मेडिकल और स्पोर्ट्स साइंस टीम रहती है. साथ साथ में उसमें कोचिस का भी उतना ही रोल है. तो जैसे उसके थोड़े से जो उसके जो सब डिवीज़न है वो मैं थोड़ा सा उसको आपको ब्रीफ करूँगा. तो उसका फर्स्ट है कि मेडिकल कंपोनेंट, तो उसमें उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है. समटाइम इफ रिक्वायर्ड देन लैब टेस्टिंग, इवन ECG, और इफ रिक्वायर्ड देन 2D इको एंड ऑल थिंग्स. जो सेकंड कंपोनेंट है वो मस्कुलोस्केलेटल स्क्रीनिंग है. तो उसमें डेफिनेटली जैसे एक स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ठीक है, तो उसमें भी आपका एक क्लिनिकल इवैल्यूएशन होता है, साइमल्टेनियसली उनका मूवमेंट बेस्ड असेसमेंट होता है. अब मूवमेंट बेस्ड असेसमेंट का मतलब है कि वो एथलीट्स कौन से स्पोर्ट्स के साथ में जुड़ा हो और कौन सी वो ट्रेनिंग करने वाला है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक मूवमेंट बेस्ड उसका स्क्रीनिंग होता है. और थर्ड कंपोनेंट है एक स्पोर्ट स्पेसिफिक स्क्रीनिंग. तो उसमें उसका एजिलिटी है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स है उसमें टर्निंग है, ठीक है, ऑकवर्ड पोजीशन पे आपको परफॉर्म करना है, सडन चेंज ऑफ डायरेक्शन. तो ये सारी चीज़ जो स्पोर्ट स्पेसिफिक स्क्रीनिंग है, एजिलिटी है, स्पीड है, पावर है, उसमें वो वहाँ पे आपका टेस्टिंग होता है.
और जो थर्ड कंपोनेंट है वो स्किल बेस्ड टेस्टिंग। स्किल बेस्ड टेस्टिंग में हम डेफिनेटली कोचिस का रोल होता है और साइमल्टेनियसली स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग है, ऑल स्पोर्ट साइंस टीम है उनका रोल रहता है। तो उसमें ऑल कंपोनेंट हो गए और साइमल्टेनियसली आप न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, वो भी स्किल के साथ में वो मैच हो रहे कि नहीं एथलीट्स को परफॉर्म करने के लिए, वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये चीज़ था। और मेन चीज़ है कि हम प्री पार्टिसिपेशन एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग क्यों कर रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव है कि आपने कभी देखा होगा या न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि एथलीट्स सपोज फुटबॉल है, बीच सडन डेथ हो गया, तो टू प्रिवेंट द सडन डेथ, सेकंड है टू इंश्योर स्केलेटल स्टेटस ऑफ एथलीट्स। ओके, यू कैन आइडेंटिफाई द उनका वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है, वो चीज़ आप उससे आइडेंटिफाई स्क्रीनिंग वगैरह यूज कर सकते हो। तो इसके ये ऑब्जेक्टिव है। ओके, थैंक यू। So just sorry to add to that, right? जो ये प्री ट्रेनिंग का जो स्क्रीनिंग होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो हमें एथलीट का स्टेटस बताता है कि क्या एथलीट उस स्पोर्ट के लिए तैयार है। और अगर कुछ चीज़ें लैकिंग है, जैसे कि आप वेट लिफ्टिंग एथलीट हो और आपके शोल्डर ब्लेड्स थोड़े अप डाउन हैं, राइट, तो वो हमें ट्रेनिंग के पहले एक अंदाज़ा मिल जाता है कि हाँ, हमें यहाँ इस एथलीट के साथ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में इंजरीज ना हो। तो ये इनिशियल स्क्रीनिंग हमारे लिए एज कोचेस भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। हाउ टू प्रिवेंट इंजरीज। करेक्ट। तो अब किसी को ग्राउंड पे इंजरी हो रहा है, जहाँ का नॉलेज हमारे साथ share सो कीजिए। काफ़ी बार एथलीट्स ये एक्सपीरियंस ज़रूर करेंगे कि यू आर इधर प्रैक्टिसिंग, आप प्रैक्टिस कर रहे हो या आपके मैचेस चल रहे हैं, एंड इन दैट ईरा यू वुड नॉट हैव मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल या कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा, एंड आपको या आपके किसी कलीग को इंजरी हो गई। सो देर आर फ्यू थिंग्स जो आप तभी खुद अपने लेवल पे या अपने फ्रेंड के मोनिक की तरह से हमने बनाया, जिसका नाम है पुलिस। सो हम सबको पता है जब हम डिफिकल्टी में होते हैं तो हम हमेशा पुलिस का आपको इजीली याद रह जाएगा कि क्या आपको करना है। आपके स्क्रीन पे अभी एक पिक्चर दिखाया जाएगा। सो फॉलो दिस पुलिस। पी मतलब प्रोटेक्ट, जिस किसी भी लिम में या आपका ऊपर का लिम या नीचे का लिम जिसमें इंजरी हुई होगी उसको प्रोटेक्ट कीजिए। OL का मतलब है ऑप्टिमम लोडिंग, आपको पैर में लगा है तो उसके ऊपर चलिए नहीं, और पिंक कलर का कंप्रेशन बैंडेज तो उसको जरूर लगाइए, लेवल से थोड़ा ऊपर रखिए ताकि सूजन कम हो। सो ये एक बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी वे है याद रखने का कि अगर जो इंजरी हुई तो इनिशियल स्टेप्स एट दैट टाइम हम क्या कर सकते हैं। सो पुलिस। अब इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्या नहीं करना है। सो यू हैव टू अवॉइड हार्म। एज आपके स्क्रीन पे दिखेगा, हार्म का मतलब है H, अवॉइड एनी हिटिंग। A, सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही सिंपल चीज है जो हर एक एथलीट अपने नॉलेज में रख सकता है ताकि वो खुद की या किसी और की हेल्प कर सके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, AB नी जॉइंट जो सबसे कॉमनली इंजर्ड होता है, तो उसमें रेड फ्लैग्स कौन से हैं, मतलब करेक्ट। कैसे उसको आइडेंटिफाई। कॉमन जॉइंट है इंजर होने में बिकॉज वो आपके बॉडी का लोडिंग जॉइंट है, एंड देर आर सम रेड फ्लैग्स जो कि आपको एक्सपीरियंस हो या फिर आपके कलीग्स को एक्सपीरियंस हो तो आपको नोटिस करना चाहिए कि दिस इज नॉट नॉर्मल। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन इज पेन। आपका अगर जो नी जॉइंट कॉन्स्टेंटली पेन कर रहा है एंड वो पेन इज लास्टिंग मोर देन फ्यू वीक्स और मंथ्स, देन दैट पेन इज नॉट नॉर्मल एंड वो पेन आपको रिपोर्ट करना चाहिए और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सेकेंड रेड फ्लैग इन नी इज इंस्टेबिलिटी। अब ये इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या है? इंस्टेबिलिटी का अगर जो हिंदी में मुझे बोलना पड़े तो साधारण भाषा में मतलब लचक। आप अगर जो खेल रहे हो या दौड़ रहे हो या सीढ़ियां चढ़ उतर कर रहे हो एंड आपको ऐसे कांस्टेंट फीलिंग आती है कि आपका बैलेंस चला जाएगा, तो इसको हम इंस्टेबिलिटी बोलते हैं। इंस्टेबिलिटी तभी होती है जब आपके घुटने में काफी इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स डैमेज होते हैं, या तो ACL लिगामेंट डैमेज होता है या तो PCL लिगामेंट डैमेज होता है, तब इंस्टेबिलिटी होती है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग ऑफ नी इज समथिंग कॉल्ड लॉकिंग। लॉकिंग ऑफ नी, जैसा लिटरल मीनिंग है लॉकिंग, मतलब आप मूवमेंट कर रहे हो और आपका घुटना एक डायरेक्शन में अटक जाए, इसको हम लॉकिंग बोलते हैं। एंड लॉकिंग कभी भी नॉर्मल नहीं है। डे 1 पे लॉकिंग इज अ वेरी सीरियस सिम्टम।
या तो आपका मेनिस्कस जो गादी बोलते हैं वो फट जाती है, या तो कार्टिलेज डैमेज होता है तभी ही नी लॉक होता है, और ये सिम्टम वेरी सीरियस है जिसको फर्स्ट डे ही रिपोर्ट करना चाहिए आपके कोचेस को या आपके मेडिकल ऑफिसर को। ACL टीयर हील होता है, जानता हूँ, वो सफरिंग कर रहे हो उससे, तो ACL के लिए क्या कर सकते हैं? सो जैसे मैंने बोला कि नी जो आप एनाटमी पढ़ेंगे नी की, तो उसमें दिखता है कि जो ACL लिगामेंट है उसके आजू बाजू में 10 to 15 ml जितना पानी रहता है। जब कभी कंप्लीट ACL टेयर होता है या फुल थिकनेस ACL टेयर होता है, तो ये जो आपके घुटने में पानी है वो ACL को हील होने नहीं देता है। दैट इज वाई मेजॉरिटी ऑफ द ACL टेयर जो होते हैं, स्पेशली जो फुल थिकनेस या कंप्लीट टेयर होते हैं, वो हील नहीं हो पाते हैं। ओके, तो मतलब तो ACL टेयर के बाद एथलीट स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकता है या उसे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए? आई गेस सेकेंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको ACL इंजरी के बाद स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं। एंड उसका एक सिंपल एग्जांपल अगर जो मुझे देना है आपको, तो रोजमर्रा की लाइफ में आप अगर जो कार ड्राइव करते हो तो आप ऑलवेज सीट बेल्ट का यूज करते हो। सो ACL आपके घुटने का सीट बेल्ट है। अब जब कभी भी आपके घुटने में ACL टूट जाता है तो आपके दोनों हड्डियों में कोई कांटेक्ट नहीं रहता है करते हो, तो आप आपके घुटने के नॉर्मल स्ट्रक्चर्स डैमेज कर सकते हो, जिसको हम सेकेंडरी इंजरीज बोलते हैं। सेकेंडरी इंजरीज मतलब वो इंजरी पहले नहीं थी, बट आप अपने प्राइमरी इंजरी को अटेंशन नहीं दे रहे हो, इसलिए सेकेंडरी इंजरीज हो रही है। और बहुत कॉमन मेनिस्कस एंड कार्टिलेज इंजरीज होती है इफ आपके ACL फटा हुआ है फिर भी आप कॉन्स्टेंटली स्पोर्ट्स खेल रहे हो या आप क्रिकेट जो कि सारे देश में बहुत ही कॉमन, और अभी से बैडमिंटन और क्रिकेट में शोल्डर इंजरी बहुत ही ज़्यादा नोटिस होता है। करेक्ट। तो शोल्डर्स इंजरी के बारे में उसके रेड फ्लैग्स वगैरह कुछ? करेक्ट। सो जो भी अपर आर्म स्पोर्ट्स है, स्पेसिफिकली थ्रोइंग स्पोर्ट्स लाइक डिस्क थ्रोइंग हो या जैवलिन थ्रोइंग हो या बैडमिंटन हो, इवन स्विमिंग कुछ एक्सटेंट तक, एंड ऑल्सो क्रिकेट, बिकॉज उसमें या तो फील्डर हैज टू थ्रो बॉल या तो बॉलर को उस स्पीड से बॉलिंग करनी होती है। सो इन सब स्पोर्ट्स में हम देखते हैं कि आपके शोल्डर की इंजरी काफ़ी ज़्यादा होती है। सिमिलर जैसे हमने नी में डिस्कस किया कि अगर जो आपके शोल्डर में कॉन्स्टेंटली पेन हो रहा है एंड वो पेन काफ़ी टाइम तक लास्ट कर रहा है फॉर मोर देन फ्यू वीक्स और मंथ्स, तो दैट पेन इज नॉट नॉर्मल। एक्चुअली पेन एक जरिया है कि आपकी बॉडी आपके साथ कम्युनिकेट करने का ट्राई कर रही है कि समथिंग इज नॉट नॉर्मल। सो जब कभी भी आपको पेन हो रहा है तो ऑलवेज ट्राई टू लिसन टू योर बॉडी एंड ट्राई टू इवेल्युएट कि वो पेन क्यों हो रहा है, स्पेशली अगर जो वो लंबे टाइम तक रह रहा है। शोल्डर में मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ पेन इज रोटेटर कफ टेयर। नाउ ये रोटेटर कफ्स आपके शोल्डर के 4 मसल है जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं, एंड ये स्पोर्ट्स खेले तो, एंड मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ शोल्डर पेन इज दीज रोटेटर कफ टेयर्स। सेकेंड रेड फ्लैग एंड वेरी कॉमनली सीन इज शोल्डर डिसलोकेशंस। हमारे जैसे आप इंडियन क्रिकेट टीम में भी देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 3 or 4 ऑफ आर प्राइम एथलीट्स इलाइट वीडियोस भी आते रहते हैं कि वो कैसे अपना शोल्डर रिड्यूस करते हैं डिसलोकेट होने पे। सो जब कभी आप बहुत डिसलोकेशन बोलते हैं एंड वो रिलोकेट भी इजीली वापस हो जाता है, लेकिन इसके बाद आपको एक कांस्टेंट डर बना रहता है कि आपका शोल्डर वापस डिसलोकेट हो जाएगा, जिसको हम एप्रीहेंशन बोलते हैं। सो ये एक अगेन रेड फ्लैग है कि आपको अभी जो ऊपर वाली मूवमेंट्स करते समय ऐसा लगे कि नहीं मुझे डर लग रहा है कि मेरा शोल्डर बाहर आ जाएगा, तो इसको शोल्डर एप्रीहेंशन बोलते हैं, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द रेड फ्लैग्स ऑफ शोल्डर जॉइंट। ओके, आर्थ्रोस्कोपी ट्रीटमेंट लास्ट सेशन में भी हमारा कुछ डिस्कशन हुआ था, Correct. बट बहुत सारे व्यूअर्स हमारे फॉलोअर्स दे वांट टू नो मोर अबाउट आर्थ्रोस्कोपी। So arthroscopic treatment, this is the recent most treatment, state of art treatment I would say, for especially for sports athlete, because उनको अपने फील्ड में रैपिडली वापस जाना होता है। सो अगर जो सिंपल भाषा में मुझे समझाना हो कि व्हाट इज आर्थ्रोस्कोपी, आर्थ्रोस्कोपी मतलब दूरबीन से होते हुई आपकी घुटने की या कंधे की सर्जरी। सो इसमें हम करते क्या है कि 2 या 3 छोटे छोटे छेद बनाते हैं, या तो आपका घुटना हो या फिर आपका शोल्डर जॉइंट हो, एंड पहले छेद में से हमारा हाई डेफिनेशन जो कैमरा है वो इंसर्ट करके देखते हैं कि आपके जॉइंट में क्या चीज़ डैमेज हुई है क्या या क्या टेयर हुआ है। दूसरे होल से हमारे स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट डाल के वो जो भी चीज़
टेयर हुई है उसकी रिपेयरिंग करके हम बाहर आते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज आर्थ्रोस्कोपी. नाउ व्यूअर्स के लिए मैंने एक वीडियो रखा है सो दैट दे अंडरस्टैंड मोर कि आर्थ्रोस्कोपी क्या है. सो मैं एक वीडियो शेयर करना चाहूंगा कि दिस इज कॉल्ड एज आर्थ्रोस्कोपी. साथ में मैं समझाता भी जाऊंगा कि आर्थ्रोस्कोपी क्या है. सो जैसा आप देख सकते हैं ये एक लेफ्ट घुटने की आर्थ्रोस्कोपी है. ये एक लेफ्ट घुटने, हमारा हाई डेफिनेशन कैमरा है वो इंसर्ट करके देखते हैं कि आपके घुटने में क्या चीज डैमेज हुई है या टेयर हुई है आते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं जब कभी भी आपके घुटने में आर्थ्रोस्कोपी होती है तो कोई बड़ा छेद नहीं आता है एंड पूरी सर्जरी विदाउट एनी बिग कट्स हम कर सकते हैं, जिससे कि एथलीट की रिकवरी बहुत रैपिड होती है एंड एथलीट वापस अपने स्पोर्ट्स में तेजी से जा सकता है. सो दिस इज कॉल्ड एज आर्थ्रोस्कोपी. So this is really very helpful if someone is injured. PRP थेरापी, इसके बारे में बहुत सुना है, तो काफ़ी एथलीट्स भी उसके लिए पूछ रहे हैं हमारे पास. तो व्हाट इज PRP? सो रिसेंटली हम साइंस हैज एडवांस्ड एंड लॉट ऑफ स्पोर्ट्स एंड बहुत सारे एथलीट्स एक थेरेपी का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं हम PRP थेरेपी. सो इसको समझाने के पहले आपको चोट लगती है, ये वो घुटने में हो सकती है या शोल्डर में हो सकती है, तो उस जगह पे आपकी बॉडी रिपेयरिंग के मैकेनिज्म स्टार्ट करती है और बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स आके उधर अक्यूमुलेट होते हैं जिससे कि वो कलेक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स है. सो उसका फुल फॉर्म है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा. इसका मतलब ये है कि वो ऐसा एक कंपोनेंट जिसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स है जो कि हीलिंग में हेल्प करते हैं. अब इसे बनाया कैसे जा सकता है उसके लिए शॉर्ट में अगर जो मुझे बोलना है तो आपके ब्लड्स का 10 या 15 ml पोर्शन निकाला जाता है. उसको एक स्पेशलाइज्ड मशीन में हम स्पिन करते हैं. वो स्पिन करने के बाद आपका जो PRP कंपोनेंट है वो सेपरेट किया जाता है एंड वो फिर आपके जो भी इंजर हुए बॉडी पार्ट में है उसमें लगाया जाता है. सो दिस इज PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा. इसका फायदा ये है कि ये आपकी हीलिंग को एटलीस्ट 4 टाइम्स या 8 टाइम्स रैपिड से प्रोग्रेस करता है. दैट इज वाई इट इज मोर कॉमनली यूज दीज डेज. इसके बारे में एक अलग से एक सेशन एक करना चाहिए. डेफिनेटली. सो रियली वेरी यूनिक कंसेप्ट. और बहुत सारे फॉलोअर्स जो है, बहुत सारे एथलीट्स है, इवन माय सेल्फ, आई वुड बी लव कि ये टेक्नोलॉजी जो नया जो इनोवेशन है इसके बारे में हम कुछ ज्यादा डिस्कस कर सके. वो पूरी विल सेट लाइव सेशन वेरी सून रिगार्डिंग दिस. और कौन सी कंडीशन के लिए ये PRP थेरापी प्रिस्क्रिप्शन करते हैं या तो इंडिकेटेड? करेक्ट. सो PRP बहुत सारी कंडीशन में आजकल यूज किया जा सकता है. स्टार्टिंग फ्रॉम शोल्डर, अगर जो आपको पार्शियल रोटेटर कफ टेयर है या टेंडिनाइटिस है या स्लैप टेयर्स है, शोल्डर में यूज कर सकते हैं. एल्बो में अगर जो आपको टेनिस एल्बो है, गोल्फर्स एल्बो है, उसमें PRP के रिजल्ट्स अच्छे हैं. नी में अगर जो आपका ACL पार्शियली टोन है, कंप्लीट टेयर नहीं है, तो उसमें PRP के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं. आपके जो अकिलीज टेंडन जो है उसमें अगर जो इन्फ्लेमेशन है तो उसमें PRP यूज कर सकते हैं. प्लांटर फेशियाइटिस में. सो जैसा मैंने बोला कि PRP के इंडिकेशंस और ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं एंड उसके रिजल्ट्स आर अमेजिंग इन ऑल दीज कंडीशंस. और उसमें ट्रीटमेंट का टाइमिंग्स वगैरह मतलब पेशेंट के लिए क्या रहता है? सो PRP द एंटायर सेशन टेक्स 1.5 hours. आपको आना होता है. ये OPD बेसिस प्रोसीजर है. सो आपको आना है, आपका 10 to 15 ml आपका ब्लड ड्रॉ करेंगे, उसको मशीन में प्रोसेस करेंगे, उसमें से PRP सेपरेट करके जिस किसी भी आपके बॉडी पार्ट में इंजरी हुई है उसमें हम इंजेक्ट करेंगे. सो अराउंड 45-50 minutes. So there is no hospitalization? No. It is a OPD based procedure. You come and you can go in 1.5 hours at home. Even you can drive back home if you have come by a car. डेफिनेटली. इंजरी में, क्रॉनिक इंजरी में बहुत हेल्पफुल है. तो सर क्या जो उसका जैसे थेरापीज के बाद कितने दिन बाद या फिर कितने टाइम बाद एथलीट्स अपना ट्रेनिंग मॉडिफिकेशन और वो सब चीज़ चालू कर सकता है? करेक्ट. सो जनरली हम जब PRP देते हैं सो आई एडवाइज एथलीट्स टू टेक रेस्ट फॉर 1 or 2 days, क्योंकि लोकली हमने जो भी PRP दिया है आई वांट PRP टू स्टे देयर. सो 1 or 2 days हम एथलीट्स को एडवाइस करते हैं कि आपकी रिगरस एक्सरसाइजेस या रिगरस स्पोर्ट्स जो है वो अवॉइड करें एंड आफ्टर डे 3 और डे 4 दे कैन रेज्यूम बैक. इनिशियली ग्रेजुअली रेज्यूम करें 2-3 days के लिए एंड देन आफ्टर अ वीक ही और शी कैन डू एवरीथिंग व्हाट ही वांट्स टू डू. वेरी गुड सर. Okay, so this is really
Sorry, one more question. Yes. Is there an age limit based with this therapy? Like certain ages के बाद ही देना चाहिए या फिर ऐसे कुछ है? सो अगर जो आप देखोगे ना तो पीआरपी इज नथिंग बट योर ओन ब्लड, आपका खुद का ही ब्लड है और आपका खुद का ही ब्लड का एक प्रोडक्ट है. सो प्रैक्टिकली इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. बट दैट बीइंग सेड, इसके रिजल्ट्स दे आर seen well in active individuals who have some inflammation, who have some sprains, who are aged less than 50 and below. Okay. So there are no as such indications for more than 50 because हम PRP इसलिए देते हैं ताकि उनका healing fast हो and they can go back to their sports. Okay. So which is of But course on the lower end, there's no limit. no PRP Where- has yeah. no limits whatsoever. As I said कि ये आपका खुद का ही ब्लड है, आपका खुद का ही ब्लड का एक प्रोडक्ट है जो आपके खुद में इंजेक्ट करने वाले हैं. सो इसके कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है एंड इसके कोई एज लिमिट नहीं है. Oh, this is really very interesting. PRP. Good. So, sir, any message? दो तीन चीज़ें बोलना चाहूँगा. एक कि और वो भी उन एथलीट्स को जो अपना स्पोर्ट रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हैं और ट्राई टू अवॉइड ओवर यूज सिंड्रोम, जो डॉक्टर हार्दिक ने अभी बोला है कि ओवर यूज सिंड्रोम हम एंड हैविंग अप्रोप्रिएट रेस्ट. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इफ यू हैव एनी इंजरी, so don't go in that FOMO syndrome के fear of missing out. Always try to report your injury to your coaches, to your medical officers. Take timely treatment of those injuries so that you avoid any complications further. So this is my message to all my athletes and viewers. Dr. Hardik, if you would like to add something to that. इनका तो एज ए एथलीट जब आप ग्राउंड में होते हो तो जैसे सर ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि भाई पोलाइस और हार्म, तब मेडिकल डॉक्टर्स को या फिर इवन हॉस्पिटल्स में आप कंसर्न करें. एक तो कांस्टेंट पेन मींस परसिस्टेंट पेन. अगर आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो फिर भी आपको रेस्ट पे भी पेन है, सो यू शुड इमीडिएटली कंसर्न द मेडिकल डॉक्टर. सेकंड चीज़ है डिफॉर्मिटी और नॉन अलाइनमेंट की. जैसे आपने किया कंपेयर किया कि मेरा यार एल्बो ये ठीक नहीं है, ऐसे पीछे की तरफ है, दूसरा कंपेयर कर सकते हो आप. तो इससे आपको पता चलेगा कि उसमें सूजन कितनी है, नॉन इंजर्ड साइड और इंजर्ड साइड आप कंपेयर करके पता लगा सकते हो कि सीवियरिटी कितनी है. और आप ऐसी कंडीशन में इमीडिएटली, ऐसा नहीं कि उसको चलो बिठा दिया या फिर उसको किया, इमीडिएटली यू शुड टेक द मेडिकल एडवाइस. ओके. थर्ड चीज़ है कि लेक ऑफ मोबिलिटी. अगर आपको लग रहा है कि मुझे सब कुछ ठीक है, इंटरनली सब है, लेकिन आपकी मोबिलिटी हैम्पर हो रही है, ठीक है, तो भी आप इमीडिएटली मेडिकल डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए. ठीक है. और सिस्टमेटिक इलनेस, कभी कभार कॉम्बैट स्पोर्ट्स, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में जैसे एब्डोमिनल पेन, ब्लंट इंजरी होती रहती है, तो उसमें अगर आपका यूरिन का कलर चेंज हो रहा है, डार्क यूरिन कलर हो रहा है, इवन यूरिन में ब्लड रिपोर्ट हो रहा है, तो यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट द डॉक्टर. मैम, मैं Absolutely. कुछ बात कहना चाहूँगा. कोई भी एथलीट का स्पोर्ट्स में आना, जिसका शुरुआत होता है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग से, जिससे वो प्रो प्लेयर एक बनता है. कभी इंजरी आया तो मे बी ट्रीटमेंट जो भी है सर्जिकल या तो फिजियोथेरापी, उसके बाद वापस आपके पास ही आना है उसको. तो मतलब उसका करियर शुरू आपसे होता है और जो वापस उसको ऑन फील्ड जाना है वो भी आपसे ही. वो So as a strength and conditioning coach, हमारी सबसे एथलीट को अपने स्पोर्ट के लिए तैयार करना. तो एथलीट क्या वो स्पोर्ट का लोड ले सकता है, क्या वो फिट इनफ है वो एक स्पोर्ट खेलने के लिए, वो सारी चीज़ें हमारे अंडर आती है. तो ऑन वन हैंड हम और दूसरे हाथ पे उनको उतना स्ट्रांग बनाते ताकि वो इंजरी के थ्रू ना जाए, ताकि वो इंजरीज एथलीट को हुए ना, वो अपना स्पोर्ट लंबे टाइम तक खेल सके, अच्छे तरीके से खेल सके, और strengthening the athlete to play the sport and also to prevent injuries. So that is our role as strength and conditioning. जो कि हमारे बॉडी की अलार्म सिस्टम होती है कि लाइक कुछ गलत चल रहा है. सो अगर हमने उस अलार्म सिस्टम को नज़रअंदाज किया तो वो छोटी इंजरी बहुत बहुत बड़ी चीज़ बन सकती है. तो एज अ कोच दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस कि जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको इमीडिएटली से से कंसल्ट करके उसको वहीं पे
treat karo instead of letting it become a bigger deal than it should be. So yeah. एक व्यूअर का क्वेश्चन आया है कि आर्थ्रोस्कोपी के बाद स्टिचेस कितने आते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आई गेस हर एथलीट के लिए कि उसके शोल्डर में हैव वन इमेज इफ यू कैन फोकस. सो दिस इज व्हाट योर नी और शोल्डर लुक्स लाइक आफ्टर आर्थ्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट. सो जैसे आप देख सकते हो कि या तो आपके घुटने में 2 या 3 स्टिचेस होते हैं या तो आपके शोल्डर में 2 या 3 स्टिचेस ही होते हैं. एंड इसमें हम कोई बड़ी चीरफाड़ नहीं करते हैं वेरी क्विकली. एंड लास्ट थिंग, हमने नी एंड शोल्डर के तो रेड फ्लैग्स डिस्कस किए, बट देर आर सम कंडीशंस जो कि बहुत सीरियस नहीं है बट फिर भी एथलीट्स को अपने स्पोर्ट्स खेलने में बहुत बॉदर करते हैं. एंड वो कुछ कंडीशंस आर, फर्स्ट इज टेनिस एल्बो, वेरी वेरी कॉमन इन रैकेट स्पोर्ट्स जैसे कि स्क्वॉश हो या टेनिस हो या तो बैडमिंटन हो इवन. सो टेनिस एल्बो एंड गोल्फर एल्बो, आपके एल्बो में या तो अंदरूनी साइड या तो बाहर की साइड जो मसल अटैचमेंट है उसका इन्फ्लेमेशन है, उसको हम टेनिस एल्बो या गोल्फर्स एल्बो बोलते हैं. नेक्स्ट इज एंकल स्प्रेन्स एंड हैमस्ट्रिंग स्प्रेन्स. ये स्पेसिफिकली रनिंग स्पोर्ट्स में, फॉर एग्जांपल फुटबॉल में बहुत ही कॉमन है. वन मोर इशू इज ग्रॉइन इंजरीज. ये स्पेसिफिकली गोलर्स में बहुत होती है, स्पेशली जो फुटबॉल खेलते हैं उसमें बहुत कॉमन है ग्रॉइन पेन्स एंड ग्रॉइन इंजरी. एंड लास्ट इज बैक इंजरीज एंड शिन स्प्लिंट्स जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स में काफी कॉमन देखने मिलती है. जैसा मैंने पहले बोला, ये बहुत सीरियस इंजरीज नहीं है बट फिर भी ये एथलीट्स के लिए काफी अपना स्पोर्ट का टाइम ले लेती है. सो इसका टाइमली मैनेजमेंट एंड अवेयरनेस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमने बाकी चीजें डिस्कस की है. आर्थ्रोस्कोपी के बारे में मुझे भी आपने वैसे पहले बताया हुआ है बट इतना सा ही है, ज्यादा उसमें कोई. सो सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश की है. दैट इज एक्चुअली स्मार्टनेस ऑफ डॉक्टर. पेशेंट को डराना नहीं बट जो भी है रियलिटी उससे अवेयर करना है उसको, ताकि वो ट्रीटमेंट ऐसा कर सके. कुछ क्वेश्चन है हमारे फॉलोअर्स से. वन ऑफ देम इज आर्यन पटेल 140 इज द फॉलोअर ऑफ संस्कार धाम स्पोर्ट्स एकेडमी. What is the best exercise we can do if we get neck pain? Because will I do high? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. तो जैसे आपने बताया कि नेक पेन है तो कौन सी एक्सरसाइज बेटर है, तो जैसे हमारी बॉडी का एक काइनेटिक चेन है तो नेक में डेफिनेटली मोबिलिटी रहती है. तो मोबिलिटी को आपको सपोर्ट करेगा स्कैपुलर ब्लेड. अगर आपको नेक पेन है तो इतना आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपके स्कैपुलर स्टेबिलिटी कितनी है. So during the neck pain, focus on the scapular stability exercise as well as exercise और simultaneously thoracic spine mobility. तो ये 3 एक्सरसाइज नेक पेन के लिए बहुत हेल्पफुल है. Okay. One more question is from one more follower of Sanskar Dham. Is Saroj. So जैसे मैंने बोला, शिन स्प्लिंट्स या शिन पेन ये लॉन्ग डिस्टेंस, मोस्ट कॉमनली लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स में होता है. एंड ये एक बैकग्राउंड में पेन होता रहता है, स्पेशली जब आप लोडिंग करते हो उसको. ये रेस्ट पेन नहीं है. शिन पेन मोस्ट कॉमनली तभी होता है जब वो आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो या आप अपना जॉइंट या बॉडी लोड कर रहे हो. जनरली शिन स्प्लिंट्स या शिन पेन इनोसेंट होते हैं, उसमें रेस्ट, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन एंड ग्रेडेड फिजियोथेरेपी हेल्प्स. बट एट टाइम्स हमने नोटिस किया है कि जब शिन स्प्लिंट्स या शिन पेन होता है तो वो एक हेयरलाइन फ्रैक्चर को लीड कर सकता है. सो ऑलवेज गेट योर शिन पेन्स और शिन स्प्लिंट्स इन्वेस्टिगेटेड. एक सिंपल एक्सरे हम करते हैं जब भी हमारे पास कोई एथलीट शिन पेन लेके आता है, टू रूल आउट एनी हेयरलाइन फ्रैक्चर. सो आई गेस आई माइट हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन के व्हाट टू डू इफ यू हैव शिन स्प्लिंट्स. Okay. One more question from our very own follower, flat fit. हाइट है या वो एक रियलिटी है, वो कैसे अफेक्ट करता है एथलीट को, आइदर इट्स क्रिकेट और फुटबॉल और बैडमिंटन और टेनिस, एनीथिंग. सो फ्लैट फीट के बारे में मैं आप तीनों से आपके व्यूज जानना चाहूंगा. सो मेरे ख्याल से कोई भी लाइव डिस्कशन इज नॉट कंप्लीट विदाउट एड्रेसिंग फ्लैट फीट. सो इफ यू आस्क मी साइंटिफिकली, देयर इज नो डिफरेंस. जो फ्लैट फीट होते हैं दैट दे कैन डू almost exactly like normal people. That being said, symptomatically if आपको arches से फर्क पड़े, so I
give archers to my patients who demand archers कि नहीं I want archers. Otherwise अगर जो कोई open mind लेके आए and if they ask my advice, I do not do anything because their feet are such that they can cope up well like normal individuals. So this is my take on flat feet. Lavanya, what would I would agree with that. I'm actually not a big believer in arches, in using supported arches. I have flat feet myself, but there are definitely a lot of exercises flat feet to change the mechanics of how your feet walk and like how you normal do normal things. So especially in lifting, when we're doing ground-based movements like squats and deadlifts and everything, we pay a lot of attention to the tripod. So your big toe, small toe, and your heel, and that in turn creates an arch in your foot, even if you have a flat foot. And our aim, even through lifting, is to strengthen that arch. So flat feet, with, without, like I'm a big believer in strengthening those arches to stay asymptomatic, even if, because flat feet के साथ बहुत leg pain होता है, like your feet hurt at the end of the day. So so what we have found most beneficial for athletes is the more we work on that bridge, the better it is for them. lovely, super, So, yeah. very nice. So yeah, definitely. So work on the arch means foot to core, engage foot Yeah. through core. Okay, so sometime even barefoot training will help. Definitely, sports like more intensive or sports like more where the lower body are more used, like a football. So even you can use the modification of shoes, means you can support start your sports with the arch. So plan with the arches exercise, foot to core exercise, engage the foot and core. Okay, every day definitely helps in the injury prevention aspect also. Lovely. मैम आपके पास यहाँ पे संस्कार धाम में जैसे आर्चरी है, फेंसिंग है, जूडो है, फुटबॉल है, हॉर्स राइडिंग है, तो सबसे ज़्यादा इंजरीज या कंसर्न जो प्लेयर्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज हमारे पास जो 3-4 स्पोर्ट्स है वो अपने अपने तरीके में अलग है, राइट? जैसे कि वी हैव जूडो, जो कि एक कॉम्बैट स्पोर्ट है. वहाँ पे ज़्यादातर जो इंजरीज हम देखते हैं वो बिकॉज ऑफ कॉम्बैट रहते हैं, राइट? सो दे विल बी लाइक सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज और लाइक नॉट एनीथिंग very big, right? In a sport like archery and fencing, it's overuse injuries because they do repeated movements again and again and again, right? So they're very different in nature, and the plan of attack for them is also very different, right? So if someone comes in judo, it's more likely that they're going to have a dislocated shoulder, a fractured arm, fractured leg, probably like an ACL tear or something. And so obviously rehab for that and plan of action for that is very different. True. Versus when an archer comes in and they might start with you week 1 and say, oh, shoulder mein pain hai, or wo shoulder mein pain week 1 may start hoke week 3, week 4 में it can be increased. तो हमें वहीं पे वीक 1 में एक्सरसाइज करके स्ट्रेच करके वहीं पे दबाना है, इंस्टेड ऑफ कैरिंग इट फॉरवर्ड टू वीक 3 and 4. तो हर एक स्पोर्ट की इंजरी की टाइप अलग अलग होती है. सो हमारा एक्शन भी उसके लिए अलग अलग होता है. ओके. एक मैंने आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड तो वो आपको ही देना है. आप यूएस से जो भी आपका जो एक्सपर्टीज लेके आप आए हो यहाँ पे, तो थोड़ा सा हमारे फॉलोअर्स, हमारे व्यूअर्स के लिए, अगर उसमें से कोई फॉलोअर, कोई प्लेयर है हु वांट्स टू approach that university and he is very interested in strength and conditioning coaching, so absolutely. So मेरी अंडरग्रेजुएट डिग्री एक्चुअली एक बैचलर्स ऑफ साइंस, और वो मैंने एक यूनिवर्सिटी से की है इन द यूएस. इट्स कॉल्ड ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी. और फिर मेरी मास्टर्स डिग्री जो है वो है
a Masters of Science in Applied Physiology and Kinesiology, and that is from the University of Florida. So actually strength and conditioning जो है वो सिर्फ जिम ट्रेनिंग है नहीं, राइट. उसकी बहुत बड़ी साइंस होती है कि एथलीट्स कैसे मूव करते हैं और वो किस एथलीट को किस एंगल में, किस डायरेक्शन में, द साइंस ऑफ मूवमेंट बेसिकली, राइट. तो उसके लिए जो स्टडी करना पड़ा था वो था कि हमारी बॉडी एज अ होल, एज अ ह्यूमन, वो कैसे मूव करती है, वो कैसे रिएक्ट करती है एक्सरसाइज के लिए, वो कैसे डेवलप होती है विद एक्सरसाइज, एंड जस्ट स्टडिंग अबाउट द ह्यूमन बॉडी एंड मूवमेंट. तो मेरी वो इंटरेस्ट का था तो इसीलिए वो किया, और फिर उसका एप्लीकेशन मैंने स्पोर्ट्स में किया है. So any of our followers, अगर आपको लग रहा है कि you can be a good strength and conditioning coach, if it's your passion, you can definitely approach Lavanya ma'am. Absolutely. She will be very much happy to help you out Absolutely. to achieve your goals. सर आपका कुछ एक्सपीरियंस, कैसे इंजरीज आते हैं ज़्यादातर और कैसे आप उनको ट्रीट करते हैं? जी, तो जैसे अभी बताया लावण्य मैम ने भी कि कैसे जो हमारे पास जो संस्कार धाम स्पोर्ट्स एकेडमी में, तो जैसे हमारे पास जो स्पोर्ट्स है, जैसे आर्चरी है, शूटिंग है, फेंसिंग है, जूडो है, तो नेचर ऑफ स्पोर्ट्स इज डिफरेंट. और उसमें जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स है उसमें जो नंबर ऑफ इंजरीज आर, एक्यूट इंजरीज आर मोर. और जैसे जो स्टैटिक स्पोर्ट्स है, जैसे आर्चरी है, फेंसिंग है, शूटिंग है, तो उसमें ओवरयूज इंजरी आर मोर प्रोन. तो जैसे हमारे पास सपोज एथलीट्स आता है डे टू डे, तो माइनर और माइक्रोटोमा होता है. तो जैसे हम रिपोर्ट फील्ड पे ही, वी हैव अ टीम ऑफ फिजियोथेरापिस्ट, सो उनका फील्ड पे ही रहता है फर्स्ट चीज़. तो जैसे ही अगर एथलीट्स कौन से मैकेनिज्म में कहाँ कैसे फॉल हुआ, तो एटलीस्ट वो फील्ड पे आइडेंटिफाइड कर सके. और काफ़ी इंजरीज है कि हम उसको फील्ड पे ही वहाँ पे रिलीज करके, या फिर उसको सपोज इन केस ऑफ इफ़ यू नीड टैपिंग एंड ऑल थिंग्स, तो उसको प्लान आउट करके उसका ट्रेनिंग सेशन मिस ना हो, एंड ट्रेनिंग मॉडिफिकेशन के साथ में विदाउट पे आप उसको परफॉर्म करवा सकते हो ऑन द फील्ड. और इफ़ यू हैव अ मेजर इंजरीज, तो आप उसको क्लिनिकल बेस उसको प्रॉपरली असेस करके, एंड इफ़ यू नीड रेफरल फ्रॉम द अदर साइड के अदर मेडिकल रेफरेंसेस, तो डेफिनेटली वो भी हम प्लान करते हैं यहाँ पे. ओके मैम, एथलीट को स्ट्रेंथ और बिल्टअप करने के लिए व्हाट विल बी योर एक्सपर्ट एडवाइस? जस्ट लाइक यू सेड कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट जिमिंग, सो कुछ ऐसा कुछ सजेशन आपका, ऐसा कुछ आपका कुछ व्यूज? तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था, राइट, कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक अच्छे कोचेज हो, राइट, बिकॉज इट स्ट्रेंथ हर एक स्पोर्ट का फाउंडेशन होता है, और अगर वो फाउंडेशन अच्छी तरीके से नहीं बिल्ड होता तो फिर वो बस आपको इंजरी प्रोन बनाती है, राइट. तो अगर आप एक एथलीट हो जिसके पास एक आइदर फिटनेस कोच या फिर स्ट्रेंथ कोच नहीं है, राइट, माय फर्स्ट एडवाइस वुड बी गो गेट समबडी, गो like learn from someone who has credentials, who is knowledgeable enough to help you get better at your sport, because they will not only make sure that you get stronger, but they'll also make sure that you stay away from injuries, which is very important. ओके, Yeah. कोचेस के लिए आपका मैसेज? कोचेस के लिए, सो लिसन टू योर प्लेयर्स स्पेसिफिकली व्हेन दे आर नॉट स्पीकिंग. दिस इज माय ओनली मैसेज फॉर ऑल द कोचेस, बिकॉज आजकल देखा गया है कि एथलीट्स सब कुछ नहीं बताते हैं, या तो फिजिकल इंजरी हो या तो इवन मेंटल इश्यूज हो. सो माय ओनली मैसेज टू all the coaches would be to listen very carefully to their athletes and try to solve their issues by a team approach, to involve maybe a physiotherapist, a strength and conditioning, if required a surgeon, and if required even a psychologist into the picture, so that at the end what we want to achieve is ultimately our players should be healthy and they should go back to their sports. ओके, कुछ फॉलोअर्स है एसी के जिसमें एक क्वेश्चन है ankle ligament damage. So how to prevent and what is the basic treatment?
and how to cure? सो एंकल लिगामेंट जिसकी बात की है हमने वो ATFL इज द मोस्ट कॉमन एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट दैट इज मोस्ट कॉमनली इंजर्ड एंड दिस इज अ वेरी नोटोरियस लिगामेंट बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू हील. इसकी हीलिंग को एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स लगते हैं एंड इफ़ यू हैव इमोबिलाइज मीन्स आप उसके ऊपर चल नहीं रहे हो तो वो 6 to 8 वीक्स में हील होता है. अगर जो आप इंजरी को इग्नोर करके आप उस पर वेट बेयर कर रहे हो एंड इफ़ यू आर नॉट टेकिंग प्रिकॉशंस तो इसकी ट्रीटमेंट लगभग 3 से 6 महीने तक लंबी चलती है. एंड इफ़ एट ऑल आफ्टर 3 to 6 months वो इंजरी आपको फिर भी बॉदर कर रही है, आपका स्पोर्ट्स खेलने नहीं दे रही है, तो हमको जाके उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है. So I guess I have answered to the question. Okay. One more follow is Vatsal Shah. He's a hitter when passing the ball. He's a football player. Okay. And the pain is passive pain while walking. करेक्ट. सो दिस इज टिपिकल ग्रॉइन इंजरी जो कि मैं बात कर रहा था, स्पेशली फुटबॉलर्स में होती है. जब कभी भी फुटबॉलर्स को बॉल किक करना होता है, सो दिस इज रेपिटेड मूवमेंट्स जो कि बात लावण्या ने भी की है. सो रेपिटेशन जब भी होती है तो इंजरी होने के चांस बढ़ते हैं. स्पेशली हमारे कुछ मसल्स है जिसका नाम अडक्टर्स है जो कि बोन से जहाँ अटैच होते हैं, स्पेसिफिकली इन फुटबॉलर्स हम उनमें ये इंजरी बहुत देखते हैं. सो वी ट्राई टू प्रिवेंट दिस. वी नीड टू इन्वेस्टिगेट कि वो इंजरी कितनी सिवियर है बाय मीन्स ऑफ अ सोनोग्राफी और MRI एंड अकॉर्डिंगली वॉट एवर फाइंडिंग्स आर देयर वी ट्रीट देम. Just wanted to share one of my iliac adductor muscle injury, especially in groin, and I gave a PRP shot to him. We planned his PRP shot, and after a month or so, he was back in game, and 1.5 months later, he even participated in one of very good results when it comes to groin injuries. Okay. And the question is again, also when after standing up, pain spikes, then lowers down gradually within 30 seconds. So any lower back is in my radar as a red flag, and I always investigate. I over investigate back injuries. I get a X-ray and MRI done to see if any small or major injuries are there. Okay. सर आपके पास कोई ऐसा जो आपका एथलीट्स जो बैक इंजरीज का कोई प्रॉब्लम है? सो डेफिनेटली फर्स्ट तो क्लिनिकल असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे क्रॉनिक इंजरी में अगर कोई भी इंजरीज कन्वर्ट होती है तो इट्स टेक मोर टाइम देन यूजुअल. तो जैसे ही आप फर्स्ट क्लिनिकल असेसमेंट एंड उसको इन्वेस्टिगेशन कीजिए, एक्सरे और MRI बेस्ड ऑन दैट आप उसमें अगर जैसे मैकेनिकल लो बैक पेन है जहाँ पे आपका डिस्क इन्वॉल्व नहीं है, ठीक, और इवन बोन भी इन्वॉल्व नहीं है, मैकेनिकल लो बैक पेन, सो यू कैन go with the even myofascial release and all things, and just activate your core, strengthen your core, and gradually start your training. Okay. So I think one more question is that when hitting and when cold therapy. इसका भी जवाब मुझे तीनों से चाहिए. हिटिंग कब अप्लाई करना है इंजरी में या मसल पेन? तो जैसे ही बताया कि नो हार्म इन एक्यूट केस, करेक्ट. तो जैसे ही आपको डेफिनेटली एक्यूट इन्फ्लामेशन जो पैथोफिजियोलॉजिकल भी फैक्टर्स है वहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए और आपको फिर मे बी जो इन्फ्लामेटरी फेज है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा एज कम्पेरेटिवली नॉर्मल सिनारियो. तो एक्यूट फेज में आप यूज़ करो आइस में प्लान करना है इंटरमीडिएट आइसिंग. उसका मतलब है कि अगर आपको इंजरी हुई है तो यू कैन अप्लाई अ मैक्सिमम 8 आवर्स. जैसे 8 आवर्स में आपने कितनी बार उसको आइस अप्लाई किया, अभी मैंने 10 मिनट्स आइस रखा, उसके बाद ऑफ किया, उसके बाद अगेन 10 to 15 मिनट्स के बाद मैंने फिर से अप्लाई किया. तो इस फर्स्ट 6 to 8 आवर्स में अगर मैंने 4 to 5 टाइम्स उसको अगर आइस किया है तो आप 3 डेज की जो इफेक्ट है आइस की वो आप एक ही दिन में उसको अचीव कर रहे हो. तो इंटरमीडिएट आइसिंग इज बेस्ट. इन केस ऑफ क्रॉनिक इंजरीज आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो हॉट बट वार्म, नॉट हॉट. सो मिनिमल हॉट आप वार्म से प्लान कर सकते हो इन केस ऑफ क्रॉनिक इंजरीज. I absolutely agree with that. So scientifically, hot and heat and cold fermentation both have same effects, but my simple rule is अगर जो इंजरी ताज़ा है तो ऑलवेज अप्लाई आइस, और अगर जो क्रॉनिक इंजरी है लंबे टाइम तक है सो हीट और वार्मथ गिव्स मोर रिलीफ. अग्री. आई थिंक जहाँ पर आपको
ब्लड फ्लो इंक्रीज करना है, वहाँ पे वार्म, वहाँ पे हीट, एंड जहाँ पे आपको स्वेलिंग या फिर लाइक स्वेलिंग रिड्यूस करना है वहाँ पे आइस. दैट वुड बी माई थिंग्स वर्क. Okay, so I think this is all done for today's live session. We have completed all the queries and questions of our followers, and I think it's all done. All done? So Yes, I thank you everyone. Thanks to all the followers, all our viewers, all coaches, all parents for joining our session. आपका कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे डीएम में हमें आप भेज सकते हैं. यू कैन टैग द एक्सपर्ट, तो जो भी एक्सपर्ट है ही विल रिवर्ट योर क्वेरी, एंड काइंडली फील फ्री टू आस्क एनीथिंग यू फेसिंग, एनी इंजरीज, एनी ट्रबल. वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट. एंड आई थैंक Dr. Krunal sir, who is always with us, and now Lavanya is with us. So Absolutely. I thank you everyone, and I thank Sanskar Dham Sports Academy management and trustees, and all our followers. Keep supporting, keep following. We'll be back with one more session, so lot more I guess sessions. other topics, but if our viewers want us to discuss something, so they can definitely reach out to us and they can send us message that this is the topic which bothers us, so kindly take into consideration. So we'll be very happy to include that. Yes. So you can definitely send us the suggestions about your queries and the subject of your choice. So we'll be signing out. Thank you everyone. Thank you everyone. Keep supporting, keep following. Bye. Good night.